नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट संख्या 32। इसके पहले हम 31 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो है, सबसे पहले हम लोग जीएस के प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट हो रहा है आपका। प्रकाश वर्ष मात्रक यानी इकाई है किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी की। प्रकाश वर्ष वह दूरी का मात्रक है और रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना की थी। तो किसने? तो रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना की थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति आरोपण। आवृत्ति आरोपण टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होने के कारण प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारी जल है एक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदक। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, जिसको D2O कहा जाता है। और इसमें जो है 0.014% साधारण जल होता है। और भारी जल का मुख्य उपयोग वह नाभिकीय संयंत्रों में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में होता है। और इसका रासायनिक सूत्र जो है आपका है वह D2O। और इसका अणुभार कितना होता है? तो अणुभार इसका जो है 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का उपयोग बारूद के निर्माण में किया जाता है। और ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं श्यान द्रव्य है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। इसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जिसको TNG, नोबल तेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B6। एक शोध से जो है प्रमाणित हुआ है कि विटामिन B6 का नियमित सेवन करने से देखे गए स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है वह पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन आपका, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल का। हमारे शरीर का में जो है लगभग 70% भाग वह जल होता है। और शरीर में संपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जल के माध्यम से ही होती हैं। और सामान्यतः जो है एक स्वस्थ व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, जोन्स साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलियो का टीका। पोलियो के टीके की खोज अमेरिकी चिकित्सक एवं शोधकर्ता जोन्स साल्क ने की थी। और एल्बर्ट सेबिन ने 1952 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया। पोलियो रोग जो है निस्पंदी विषाणु के कारण होता है और इस रोग का प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर होता है तथा इसे रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती हैं। यह प्रायः बच्चों को होता है। अगला क्वेश्चन आपका, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरिच हर्ट्ज। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक वह हेनरी
हर्ट्ज है। इसका उपयोग जो है रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन में होता है। और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आप देखते हैं तो ये स्कॉटलैंड के जो है निवासी थे। इन्होंने प्रकाश का वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत और गैस के अणुओं का वेग वितरण नियम इन्होंने दिया था। और थॉमस एल्वा एडिसन आप देख सकते हैं ये एक अमेरिकी आविष्कारक थे। उन्होंने जो है बिजली उत्पादन, जनसंचार, ध्वनि रिकॉर्डिंग और गति चित्रों जैसे क्षेत्रों में कई उपकरण इन्होंने विकसित किए थे। और डी है आपका जॉन लेगी बेयर्ड, तो यह स्कॉटिश इंजीनियर, इनोवेटर, मैकेनिकल टेलीविज़न के आविष्कारकों में से जो है एक थे जॉन लेगी बेयर्ड। तो टेलीविज़न के आविष्कारक जो है पूछा जाता है प्रश्न कौन थे, तो JL बेयर्ड। अगला क्वेश्चन आपका HTML का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अलंगुलम जो है यह संगम युग का बंदरगाह नहीं था। अरिकामेडु, उरैयूर तथा कोरकै यह संगम युग के प्रमुख बंदरगाह थे। अरिकामेडु जो है यह भारत एवं रोम के बीच व्यापार का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था। और कोरकै जो है यह मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पर मोती उद्योग का उल्लेख पेरिलस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो है किया गया। यहाँ पर मोती निकालने का कार्य बंदियों द्वारा करवाया जाता था। और आपका बी है यहाँ उरैयूर बंदरगाह, तो यह सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ का सूती कपड़ा सांप के केंचुल जैसा पतला होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा है मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। तीसरा है मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और चौथा है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। तो यानी कि आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है। इस अभिलेख से नंद शासक महापद्मनंद की कलिंग विजय की सूचना मिलती है। इसके अनुसार नंद राजा, जिसको महापद्मनंद कहा जाता है, जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। इस अभिलेख को भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख माना जाता है। और बी है आपका रोमिनदेही स्तंभ अभिलेख। तो इस अभिलेख से मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है, अतः इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, रोमिनदेही अभिलेख को। और सी है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। और डी है आपका धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेख जो है वह धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। अगला क्वेश्चन आपका भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो पहला है आपका यहाँ उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। और चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो से हो जाएगा कि भारत में सिकंदर की सफलता जो है निम्न कारणों से थी। तो वह पहला है आपका उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा जो है उसकी फौज बेहतर थी। और तीसरा जो है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। चौथा जो है आपका वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये जो है आपका सही नहीं है, यानी कि आपका बी विकल्प से हो जाएगा 1, 2 और 3। भारत में जो है सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध हुआ राजा पोरस ने किया। इन दोनों में झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीज या बितस्ता का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई, पर उसकी बहादुरी से खुश होकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस कर दिया और उससे दोस्ती कर ली थी। अगला क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला है यानी कि ए, बाबर। तो बाबर का संबंध हो जाएगा आपका जामा मस्जिद संभल से। तो ए का हो जाएगा पहला हुमायूं।
तो हुमायूं का संबंध हो जाएगा दीन पनाह से, अकबर का संबंध हो जाएगा जहांगीरी महल से, और जहांगीर का संबंध हो जाएगा एतमादुद्दौला के मकबरे से। तो आपका ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, यानी कि आप देख सकते हैं विकल्प ए आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संबंध में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा है वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तीसरा है उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा और ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के संयोजन से सितार का आविष्कार किया। और चौथा है उन्होंने ख्याल या ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सभी ऑप्शन सही है, यानी कि ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई एवं यहीं समाधिस्थ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी और इसका मकबरा उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले में स्थित है। इसका कार्यकाल जो रहा वह 1786 से लेके 1793 तक रहा, और दूसरी बार जो है 1805 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनाए गए, और किंतु कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा कि कौन सा गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी और उसकी समाधि यहीं स्थापित की गई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था और 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो की हत्या। 8 फरवरी 1872 को लॉर्ड मेयो जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण पर थे, इसी दौरान ही पोर्ट ब्लेयर में शेर लली अफरीदी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका प्रमुख कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका प्रमुख कारण यह था कि उग्रवादियों ने हिंदू अतीत का राग या हिंदू गौरव की गाथा गाने लगे थे, इसलिए भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला आपका बंग भाषा प्रकाशन सभा, दूसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तीसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और चौथा है इंडियन लीग। तो इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो पहला आपका बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना जो हुई थी 1836 में हुई थी। दूसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। और तीसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की गई थी। और चौथा है इंडियन लीग, तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इसे। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा पहला, फिर उसके बाद यानी कि 1836, फिर 1838, फिर 1843, फिर 1875, यानी कि ये क्रम से है 1 2 3 4, यानी कि विकल्प ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया था और बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि के.एम. मुंशी प्रारंभ से ही प्रारूप समिति के सदस्य थे। डी.पी. खेतान की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य यानी कि प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है आपका संविधान के अनुच्छेद दिया गया है, दूसरी तरफ उनका विषय। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 40 में, तो यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 40। बी है आपका अनुच्छेद 41, तो यह काम करने के अधिकार से संबंधित है। सी है आपका अनुच्छेद 44, तो यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और डी है अनुच्छेद 48, तो यह कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था से संबंधित है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, यानी कि विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित किया गया तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द प्रतिस्थापित किया गया। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है और इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित प्रावधान हो। पहला कि किसी कर का अधिरोपण या फिर उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या फिर विनियमन। और दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन। और तीसरा है आपका भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। और चौथा है आपका भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखा के मद में धन प्राप्त करना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा कि धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वह जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका भारत सरकार द्वारा किस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रघुराम राजन समिति गठित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों को विशेष दर्जा देने में। भारत सरकार द्वारा राज्यों को विशेष दर्जा देने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रघुराम राजन समिति गठित की गई। समिति ने राज्यों को धन उपलब्ध कराने हेतु बहुआयामी सूचकांक की नई प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया। समिति ने एमडीआई के आंकड़ों के आधार पर 28 राज्यों को 3 श्रेणी अल्प विकसित, कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित में बांटने का सुझाव दिया है। अगला क्वेश्चन आपका वेतन निधि सिद्धांत इनमें से किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे.आर. हिक्स के द्वारा। वेतन निधि सिद्धांत जे.आर. हिक्स द्वारा प्रतिपादित किया गया। जे.आर. हिक्स जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। उन्हें यह पुरस्कार 1972 में सामान्य आर्थिक संतुलन के सिद्धांत और कल्याण के सिद्धांत के योगदान के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्य यानी कि लागत वक्र। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सबसे घना देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इक्वेडोर। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है जिसकी राजधानी क्यूटो है और बोलिविया की राजधानी आपका लापाज है और कोलंबिया की राजधानी जो है वह बोगोटा है तथा वेनेजुएला की राजधानी जो है वह कराकस है। विश्व में सर्वाधिक तेल या संचित भंडार वाला देश जो है वह आपका वेनेजुएला ही है।
अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण आर है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का व्याख्या है। भारत में जो है वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है, क्योंकि जनसंख्या से वन क्षेत्रों पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है, जैसे कि कृषि, आवास, नगरीकरण एवं उद्योगों आदि का विकास। और इस प्रकार वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक संबंध होता है। तो यहाँ दोनों ही कथन से हो जाएगा और कथन जो है वह कारण की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। डोडा जिले के चिनाब नदी पर दुल्हस्ती परियोजना प्रारंभ करने का निर्णय जो वर्ष 1982 यानी कि 1982 में लिया गया था और अप्रैल 1983 ईस्वी में इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। और परियोजना पर वास्तविक कार्य जो है वह 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है किस देश से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर से। नाइजर से प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा जो है वह अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन, आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, माली, टोंगा, घाना, अंटार्कटिक जो है ये प्रधान देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है और शून्य अंश पर स्थित इसी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा, यह नाइजर से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की में। विश्व में प्रमुख खारे पानी की झील जो है वह तुर्की की वान झील में सर्वाधिक लवणता जिसमें 330% पाई जाती है। इसके बाद जॉर्डन का मृत सागर जिसमें 240% के करीब जो है आपका लवणता देखने को मिलता है, एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट साल्ट झील जिसमें 220% लवणता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जो है वह लवणता तुर्की की वान झील में पाई जाती है 330%। अगला क्वेश्चन आपका, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप। तो पहला आपका विश्व में संपर्क बेहतर हो गए हैं, दूसरा है हिमनद पिघलने लगे, तीसरा है समय से पूर्व आम में बौर आने लगी और चौथा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, भूमंडलीय उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से हिमनद जो है वह पिघलने लगे हैं और समय से पूर्व आम में बौर आने लगी हैं और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। तो पहला जो है यहाँ दिया है कि विश्व में संपर्क बेहतर हो गए हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग से विश्व में संपर्क बेहतर नहीं हुआ है, तो ये कथन जो है आपका गलत होगा। तो 2, 3, 4 जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न आपका, कथन ए दिया गया है कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण आ रहा है कि वह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करीबा बांध निर्मित है किस नदी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर निर्मित है। दक्षिण अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात यह 50 मीटर ऊंचा है। यह नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बनी है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई तट से। भारत का औसत समुद्र तल जो है वह चेन्नई तट से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है किस राज्य में?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। नौग्राम तेल क्षेत्र यह गुजरात में स्थित है। गुजरात के तटीय क्षेत्र से तेल का उत्पादन भारत के उत्पादन का लगभग जो है वह 18% है। और यहाँ पर तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जो है वह अंकलेश्वर है, खंभात है, कलोट, नौग्राम, मेहसाना, गंधार क्षेत्र एवं लुनेज तथा अहमदाबाद, कलोर आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान तथा निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है यह अलग करता है। इस द्वीप समूह के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह तथा दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है तथा सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट द्वीप है जो कि भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। इस द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो प्रश्न जो है आपका पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है और अन्य चोटियों की ऊंचाई जो है आपका देख सकते हैं डोडा बेट्टा, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और महेंद्रगिरी आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में है महेंद्रगिरी, इसकी जो है ऊंचाई 1501 मीटर के आसपास है और अमरकंटक की ऊंचाई जो है वो 1048 मीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्दी जनजाति। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति जो है वह गद्दी है जो पश्चिम हिमालय प्रदेश के कांगड़ा तथा चंपा आदि जिलों तक फैली हैं। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी है, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी जो है ये प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा नदी उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो हैं वह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अपरदन के कारण इनके द्वारा गार्ज महाखंड का निर्माण किया जाता है और ऐसी नदियां जो है सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि हैं। तो गंगा नदी जो है पूछा गया है यहाँ किसका उदाहरण? तो यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ जो है आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं दिया गया है और दूसरी तरफ नदियाँ। तो चलिए देखते हैं, इडुक्की जो है यह पेरियार हो जाएगा आपका, माता टीला यह बेतवा नदी और नागार्जुन सागर ये आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है और पोंचमपाद जो है ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ई का चौथा, बी का जो है पहला, सी का हो जाएगा आपका तीसरा और डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 4 1 3 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो 4 1 3 2 विकल्प बी विकल्प सी जो है वह सही हो जाएगा 4 1 3 2। अगला प्रश्न आपका, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कानपुर नगर में। कानपुर नगर में जो साक्षरता दर है वह आपका 79.65% है और गाजियाबाद में देखा जाए तो 78.07% है और महोबा में जो साक्षरता दर है वह 65.27% है और वाराणसी में साक्षरता दर जो है 75.60% है। तो सर्वाधिक आपसे पूछा गया है तो यह कानपुर में 79.65। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिर जो है संत रविदास नगर जिसको भदोही के नाम से भी जाना जाता है। तो वाराणसी का क्षेत्रफल जो है वह आपका 1535 वर्ग किलोमीटर है और गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल जो है वह आपका 1442 वर्ग किलोमीटर है। बागपत का क्षेत्रफल जो है 1321 वर्ग किलोमीटर है और संत रविदास नगर या भदोही का क्षेत्रफल जो है 1055 वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक जो है आपका हो जाएगा वाराणसी, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर जो है संत रविदास नगर, भदोही। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। गंगा यमुना नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कड़ों से इस मिट्टी का निर्माण होता है और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से हुई है और लाल दोमट मिट्टी का निर्माण वह नीस, डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्ल रहित चट्टानों द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। आगरा व मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर बैराज बनाकर वर्षा ऋतु का पानी 5 मीटर गहराई में सिंचित किए जाने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब देख सकते हैं गोरखपुर दिया गया है कि खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग, तो खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग जो है वह आपका मेरठ में है, तो इसलिए जो है आपका यह सी ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी नोएडा या सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो है जाना जाता है। सीतापुर या प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जो है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। गोरखपुर जो है टेराकोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, परहिया जनजाति निवास करती है किस जिले में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनभद्र जिले में। परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में निवास करती है। यह जनजाति आजीविका के लिए पूर्णतः वनों पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुंदेलखंड क्षेत्र से। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नृत्य के अंतर्गत शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों या फिर शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य जो है वह आपका नटवरी है। नटवरी यह नृत्य जो है पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रागिनी व ढोला लोकगीत का प्रचलन है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज में। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है। 1985-86 में जो है प्रयागराज के दीमापुर, नागपुर, पटियाला, कोलकाता, तंजावुर और उदयपुर में 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। नई दिल्ली सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय है और लखनऊ में जो है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान स्थित है और वाराणसी में जो है भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद जो है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर। उत्तर प्रदेश के 3 स्थानों को उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, आपका कानपुर, केखरा और मलिहाबाद। सॉरी, यहाँ जो है ए नहीं बल्कि डी ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से सभी। तो कानपुर, केखरा और मलिहाबाद उत्तर प्रदेश के जो है उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिंह। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो है आप देख सकते हैं मछलियाँ, धनुष, तीर जो है ये सभी हैं, सिंह नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, बंधन एक्सप्रेस का परिचालन किन देशों के मध्य शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है नवंबर 2017 को बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी और भारत पाकिस्तान के बीच जो है वह आपका समझौता एक्सप्रेस चलाया जाता है और भारत नेपाल के बीच जो है यह मैत्री बस सेवा का परिचालन जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2019 में कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जुलाई को। पृथ्वी ओवरशूट दिवस यह 29 जुलाई 2019 को मनाया गया था।
इसका उद्देश्य पृथ्वी के सीमित संसाधनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा भावी पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना। पृथ्वी ओवरशूट दिवस का विचार एरिक सीमंस जो है यूके का था। तो यदि पूछा जाएगा कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस का विचार जो है किसका था, तो वह एरिक सिम्पसन जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम से थे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने कानून और न्याय क्षेत्र में सहयोग और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के विधि मंत्री डेविड मार्की के निमंत्रण पर 6 से 10 जुलाई 2018 के दौरान विधि एवं न्याय और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्री जो है श्री रविशंकर प्रसाद ने ग्रेट ब्रिटेन में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत और ब्रिटेन कानूनी प्रोफेशनलों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और भारत और ब्रिटेन इंटरनेट के गवर्नेंस, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा वैश्विक मसलों पर एक दूसरे का सहयोग करना। अगला प्रश्न आपका, संतुलित रूप से प्रतिबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं? इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की मुख्य थीम क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन और शिक्षा। संतुलित रूप से जो है प्रतिबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं, इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च 2019 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम जो थी वह वन और शिक्षा यानी कि फॉरेस्ट एंड एजुकेशन थी। और प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 21 दिसंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 11 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है कब वन दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो 21 मार्च को जो है 21 दिसंबर 2012 से 21 मार्च को वन दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना लिविंग नो वन बिहाइंड थीम के साथ 22 मार्च 2019 को विश्व दिवस हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। विश्व जल दिवस 2019 हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी को पीछे नहीं छोड़ना यानी कि लिविंग नो वन बिहाइंड थीम के साथ 22 मार्च को मनाया गया। वर्ष 1993 ईस्वी में विश्व जल दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। तो पहली बार यदि पूछा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाया गया था, तो 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 67वां। अगला क्वेश्चन आपका, नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9%। 9% की वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022 तक होने की संभावना नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने 21 मई 2018 को व्यक्त की। और यदि नीति आयोग का अध्यक्ष जो है पूछा जाएगा तो वह कौन होता है, तो वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन आपका, वायु शक्ति अभ्यास 2019 भारत द्वारा कहाँ पर संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैसलमेर में। 16 फरवरी 2019 को वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायु सेना द्वारा पोखरन फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान में संपन्न हुआ। इसमें आकाश मिसाइल फायरिंग, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से बंदूक की फायरिंग और मिग-29 की हवा से सतह की भूमिका का पहली बार प्रदर्शन किया गया। अगला क्वेश्चन आपका 94 क्वेश्चन नंबर जो है, कथन ये दिया गया है कि हाल ही में तपेदिक उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य संगठन की पहली मंत्री स्तरीय बैठक रूस के मॉस्को शहर में हुई। कारण आ है कि इसमें वर्ष 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। तो उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी से होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि हाल ही में तपेदिक उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य संगठन की पहली मंत्री स्तरीय बैठक रूस के मॉस्को शहर में आयोजित की गई थी और इसमें वर्ष 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। तो कारण जो है यह गलत है।
यानी कि ये सही है और आर जो है वह गलत है। टीबी उन्मूलन का जो वैश्विक लक्ष्य रखा गया है वो 2025 नहीं बल्कि 2030 तक रखा गया है, तो इसलिए आपका कारण आर यहाँ गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए सही है परंतु आर जो है वह गलत है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है रांची झारखंड, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी रांची झारखंड से। और झज्जर हरियाणा यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है 18 दिसंबर 2018 को झज्जर में खोला गया। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत किस राज्य से शुरू की गई, तो झारखंड राज्य से। और जो है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान किस राज्य में खोला गया है, तो हरियाणा के झज्जर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिजीत बनर्जी को। वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है, अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डफलो एवं माइकल क्रेमर को प्रदान किया गया है। पॉल एम रोमर को वर्ष 2018 पॉल एम रोमर को जो है वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविक बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आईसीसी ने मनु साहनी को 1 अप्रैल 2019 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया। दूसरा है, मनु साहनी ने डेविड रिचर्डसन का स्थान लिया है। तीसरा है, मनु साहनी इसके पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कि आईसीसी ने मनु साहनी को 1 अप्रैल 2019 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। और दूसरा जो मनु साहनी ने डेविड रिचर्डसन का स्थान लिया है, दूसरा जो है पहला दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा। तीसरा जो है मनु साहनी इसके पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, तो ये गलत है आपका। और चौथा जो है आपका इनमें से कोई नहीं, यह भी सही नहीं होगा। तो पहला और दूसरा जो है सही है, यानी कि आपका विकल्प जो है ये आपका सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में क्रिकेट के लिए आईसीसी ने किसे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिस पेरी को। एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनको महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और एलिसा हिली आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इनको महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और मैग लैनिंग ये भी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इनको महिला T20 कैप्टन ऑफ द ईयर और महिला वनडे कैप्टन ऑफ द ईयर दोनों चुना गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं चनिता सुथिरुआंग जो कि थाईलैंड की हैं, इनको इमर्जिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। विश्व एड्स दिवस 2019 की थीम थी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। और विश्व एड्स दिवस 2018 की थीम जो थी वह थी अपनी स्थिति जाने, नो योर स्टेटस थी। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। नील हरित शैवाल धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और धान के खेत से मीथेन गैस CH4 जो है यह निकलता है।
अगला क्वेश्चन है दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की स्वतंत्रता से। दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध भारत की स्वतंत्रता से, और इस पुस्तक के लेखक एंथोनी रीड एवं डेविड फिशर हैं। अगला क्वेश्चन आपका बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग। तो चलिए देखते हैं, ये दिया है काकी नारा, तो कनकी नारा नहीं, काकी नारा होगा यहाँ। तो काकी नारा जो है जूट उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। बी है आपका विरुद्धनगर, तो यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सी है आपका चन्ना पाटना, तो यह रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भदोही जो है यह कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला, यानी कि 2, 3, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 2, तो विकल्प जो है बी यहाँ आप देख सकते हैं सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर में है। बगलिहार पनविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है और यह परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है जो कि 900 मेगावाट की है। तो पूछा जाएगा बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी पर है और कितने मेगावाट की है? तो 900 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला मिर्च को भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व में जो सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। अगला क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं फसल का। करनाल बंट जो है गेहूं फसल का एक फफूंद जनित रोग है जो कि टेलेसिया वंश के कवकों से होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को जो है लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे और इस पार्टी के मुखपत्र जो थे वह द गदर का 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी और यह 1873 ईस्वी में की गई थी। तो यदि सन पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा 1873 में। अगला क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर फ्रैंक वाइटल ने। अगला क्वेश्चन है मोटे अनाज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा राजस्थान। और अगला क्वेश्चन है किस देश की मुद्रा का नाम रूबल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा रूस। रूस की मुद्रा का नाम जो है वह रूबल है और सऊदी अरब की मुद्रा जो है वह आपका रियाल है और फिनलैंड की मुद्रा का नाम जो है वह यूरो है और फ्रांस की मुद्रा का नाम जो है वह यूरो है।
और अगला जो प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली दिव्यांग भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली यानी कि दिव्यांग भारतीय महिला जो है वह अरुणिमा सिन्हा है, जो कि अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश जिले की निवासी और पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक अन्य जैसा नहीं है? तो यहाँ जो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा कि एसआर ऑयल दिया गया है, तो यह रुइया समूह के अधीन निजी क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि जो है अन्य तीन जो है यह उपक्रम जो दिया गया सेल, भेल और ओएनजीसी, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग से है, निम्नांकित युग्म संख्याओं की श्रृंखला में कौन सा एक युग्म गलत है? तो आपको जो है ये बताना है कि इनमें चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा जो है वह श्रृंखला गलत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है एक में दो का गुणा करेंगे दो हो जाएगा, तो दो में तीन का गुणा करेंगे तो दो तीन छः, छः में चार का गुणा करेंगे छः चौक 24, 24 में पाँच का गुणा करेंगे 120 और 120 में जो है छः का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 छः 72, 720 होगा, न कि यहाँ 620। तो बाकी जो आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्रम जो आपका सही है। तो यहाँ 620 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 720। तो 11 720 11 620 जो है जिस ऑप्शन में होगा वह आपका गलत हो जाएगा। तो सी विकल्प जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा, 11 720 होना चाहिए न कि 620। अगला क्वेश्चन आपका, यदि CPI है DMK तो BJP क्या है होगा? तो चलिए जो है देखते हैं, C का संबंध जो है यहाँ D से दिया गया है, तो C + 1 करेंगे D हो जाएगा। P का संबंध जो है आपका यहाँ M से दिया गया है, तो P का संबंध जो है M से, तो P - 3 करेंगे यानी कि MNOP, तो आपका ये हो जाएगा। और I का संबंध K से दिया गया है, तो IJK यानी कि +2 करेंगे तो K हो जाएगा। इसी तरह आपको इस क्रम में लगा देना है, तो B के बाद जो है +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका C, उसके बाद J - 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका J - 3 करेंगे तो G हो जाएगा आपका CG, उसके बाद P + 2 करेंगे तो हो जाएगा QR यानी कि CGR, जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा CGR, विकल्प C जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नांकित सारणी में लुप्त अक्षर प्राप्त कीजिए। तो आप देख सकते हैं ANR दिया गया है, CK दिया गया है, EH, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं A प्लस यहाँ जो है बीच में एक गैप है B, C प्लस जो है आपका D जो है यहाँ गैप है, इसके बाद N देख सकते हैं आप -3 जब करेंगे तो आपका K हो जाएगा KLM, उसके बाद N, तो -3 यहाँ जो है आप करेंगे तो हो जाएगा कि K, उसके बाद फिर जो है आप -3 करेंगे K -3 तो HIJK, तो H होगा। उस तरह आप देख सकते हैं यहाँ R में, तो R +4 करेंगे तो STU भी हो गया आपका +4 करने पे। उसके बाद जो आप +4 करेंगे V में +4 तो V, उसके बाद WXYZ यानी कि आपका Z आएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विजातीय चुनिए यानी कि भिन्न आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन D जो है यह इन सभी से भिन्न है। आप देख सकते हैं G और T और H और R, GT जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा G का स्थान जो है वह 7वां है अंग्रेजी वर्णमाला में, और T का जो है G का स्थान जो है वह 7वां है और T का 20वां, तो दोनों को जोड़ेंगे 27वां हो जाएगा। और HR को जोड़ने पर जो है H का स्थान जो है वह आपका अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां पड़ता है, और R का जो है वह
18वां पड़ता है, तो 18 8 जो है 26। बाकी और अदर सभी आप जोड़ेंगे तो 27 27 प्राप्त होगा। डी ऑप्शन में जो है आपका एक में 27 मिल रहा है, दूसरे में 26। आप देख लीजिए ए का स्थान पहला आता है, ए का स्थान जो है पहला आता है और जेड का जो है वह 26वां, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो दोनों को जोड़ने पे जो है 27 हो जाएगा। सी उस तरह सी और एक्स को जोड़ेंगे तो सी का जो है स्थान तीसरा और एक्स का 24वां, तीन दोनों को जोड़ेंगे 27 होगा, तो ये दोनों हो गया। इस तरह आप इन दोनों को जोड़िए एल और ओ, एल का स्थान जो है 12वां है और ओ का 15वां, दोनों को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। उस तरह एम एन को जोड़ लीजिए तो एम का 13वां स्थान है और एन का 14वां, ये भी आपका 27 हो गया। सी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, ई का स्थान जो है आपका 5वां है और भी का स्थान जो है वह 22वां, तो 22 5 27 हो गया। आगे भी आप देख लीजिए एफ और यू, तो एफ का स्थान जो है वह आपका एफ का स्थान जो है वह 6वां है और यू का स्थान जो है वह आपका 21वां है, तो 21 6 27। तो बाकी जो है आपका सभी 27 27 है। डी ऑप्शन में आपका जी टी 27 होगा, ये चार जो है वो 26, तो भिन्न जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की। वह वापस घूमा और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है आपको बताना है यहाँ। तो चलिए जो है देख लेते हैं। अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, तो आपको जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ऊपर जो है नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, नीचे साउथ, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट यानी कि पूरब, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो कह रहा है कि अनिल ने अपने घर से पूर्व दिशा, मान लीजिए एक घर हो गया, घर से पूर्व दिशा आपका इधर हो जाएगा 6 किलोमीटर चला, दूरी तय की, करने के बाद महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की है। वह वापस घूमा और पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम आप देख सकते हैं इधर है, तो पश्चिम दिशा में उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ तक 6 किलोमीटर आ गया था, उसे अब फिर पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर यानी कि 6 आया ही था प्लस 6 और चला गया, तो ये 12 हो गया। और फिर दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर चला, तो दाईं ओर जो है ऊपर हो जाएगा आपका कितना चला है, तो 8 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है कि उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है। तो मान लीजिए ए उसका घर था, ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, और ये जो है बी, और ये कार्यालय जो है उसका सी पॉइंट हो गया। तो यहाँ से इसकी दूरी जो है पूछ रहा है वो कितना होगा। तो इसका जो है फार्मूला होता है, तो आपका ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 64 प्लस 36 अंडर रूट में होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 100, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, के एन और एक्स का भाई है, वाई एन की माता है और जेड के का पिता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। के जो है एन और एक्स का भाई है, मान लीजिए के हो गया, ये एन और एक्स का ये भाई है, एन और एक्स का ये भाई है, भाई, तो इसको प्लस चिन्ह दे देंगे हम। और कह रहा वाई जो है वह एन की माता है, तो एन की माता कौन है, वाई, तो ये माता है तो इनको निगेटिव माइनस का चिन्ह दे देंगे। और जेड जो है के का पिता है, जेड जो है वह के का पिता है, तो इसको जो है प्लस का चिन्ह दे देंगे। तो ये पिता है और ये माता, तो यानी कि ये पति पत्नी हो जाएंगे आपका, क्योंकि ये जो है भाई हैं। तो पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है के जेड का पुत्र है, तो के जो है जेड का पुत्र है, आप देख सकते हैं प्लस का चिन्ह है, सही है आपका। और बी है वाई जो है जेड की पत्नी है, तो वाई जो है जेड की पत्नी है, यह भी कथन सही है, यानी कि ए बी दोनों सही है। और सी कह रहा है कि एन सदैव एक्स का भाई है, तो यहाँ जो सी जो है ऑप्शन देख रहे हैं एन सदैव एक्स का भाई, तो इसका जो है जेंडर कंफर्म नहीं है, या तो यह जो है पुरुष भी हो सकता है और महिला भी, या तो भाई हो सकता है या बहन। तो यह कह रहा है कि एन सदैव एक्स का भाई है, यानी कि वह इसको पुरुष मानना है, क्यों, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि जेड एक्स का पिता है,
तो जेड जो है यक्स का पिता है, तो ये दोनों भाई हैं तो इसका पिता होगा ही, तो डी भी सही है। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तिकाओं को समान रूप से एक वर्ग के बच्चों में मुफ्त वितरित किया गया। पुस्तिकाओं की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिली बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग थी। अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाता तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तिकाएं मिल जाती। कुल कितनी पुस्तिकाओं का वितरण किया गया? तो चलिए जो है देखते हैं। तो यहाँ आपको मानना है कि माना जो है बच्चों की संख्या, क्योंकि बच्चों की संख्या हमें पता नहीं तो उसे हम x मान लेंगे, और प्रत्येक बच्चे को मिली पुस्तक जो है वह बच्चों की संख्या का 1/8वां भाग यानी कि x/8। तो ये हो गया आपका। उसके बाद कुल पुस्तकों की संख्या जो है हो जाएगी वह x × x/8 इंटू जो है बराबर जो है x²/8। तो यानी कह रहा है कि अगर बच्चों की संख्या को आधा कर दिया जाता तो प्रत्येक बच्चों को 16 पुस्तिकाएं मिल जाती। तो मान लीजिए बच्चों x²/8 कर दिए हम, तो अब जो है x² यहाँ हो जाएगा आपका x²/8 बराबर x/2 इंटू 16। ये हो गया। अब इसे आप जो है 2/16 हो जाएगा, ये कट गया, और ये एक x से एक x कट गया, बाकी यहाँ x² है, एक x बचा, और x बराबर 8 का यहाँ जो है आपका गुणा हो जाएगा 8 से, तो x बराबर 8 × 64। तो बच्चों की संख्या जो है आपकी निकल कर कितना आ गई 64। तो कुल जो है वितरण की गई पुस्तकों की संख्या आपका हो जाएगा तो 64, यानी कि x² यानी कि तो x 64 हमको मिल गया है, तो 64 × 64 आपका 8 हो जाएगा। तो 8 × 8 = 64, और 8 में 64 का गुणा करेंगे तो 8 × 32 को 2 हाथ से लगा 3, 8 × 6 जो है 48, 48 × 3 = 51, यानी कि 512 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ 512। पुस्तकों की संख्या जो है हो जाएगा आपका 512। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी और डी आरोही क्रम में है, डी बी और ई अवरोही क्रम में है। बताइए निम्न में से कौन सा या तो आरोही या अवरोही क्रम में है। तो यहाँ कह रहा है कि ए बी सी डी आरोही, आरोही मतलब कि यानी कि बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए ए बी सी और जो है डी, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में कह रहा है डी बी ई, तो डी अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो डी हो गया, उसके बाद बी, उसके बाद जो है आपका ई हो गया। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम में। तो कह रहा है आपके कि इनमें से कौन सा जो है आरोही या अवरोही क्रम में है। तो इन कथन इन्हीं ऑप्शन में से आपको चेक करना है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा वह आप देख सकते हैं डी विकल्प जो है ई बी और सी, यानी कि ई जो है वह छोटा है किससे बी से, और बी जो है वह छोटा है किससे सी से, यानी कि आरोही क्रम में हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं त्रिभुज जो है वह चिड़ियों को दर्शाया गया है, और ये आयत जो है वह रंगीन को दर्शाया गया है, और ये सर्कल जो है आपको गाने को दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि वे कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है, यानी कि तीनों उसके अंदर होना चाहिए। तो तीनों जो है आप देख सकते हैं 5 जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो संख्या 5 जो है गाने वाली रंगीन चिड़िया को दर्शाती है। 5 जो है आप देख सकते हैं त्रिभुज में भी है, आयत में भी है, और ये सर्कल में भी है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस तरह आकृति आप देख सकते हैं यहाँ का संबंध आकृति है, और उसी तरह आकृति का संबंध होगी निम्न में से किससे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि गद्य का संबंध अनुच्छेद से दिया गया है, तो कविता का संबंध किससे होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। जिस तरह गद्य का संबंध अनुच्छेद से उसी तरह कविता का संबंध छंद से होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 5:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है एक फार्मूला हमेशा याद रखना कि यानी कि घंटे के सुई में जो है यानी कि 5 उसमें जो है 30 से आपको गुणा कर देना है और माइनस आपको मिनट वाली सुई में जो है वो 11/2 से गुणा कर देना है। तो इसमें जो है 5 × 30 करेंगे तो आपको हो जाएगा 150 माइनस जो है आपका जो भी संख्या यहाँ आपका ज़्यादा होगा उसमें से कम वाली संख्या को घटाना रहता है। तो 15 में 11 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 15 165/2। तो इसको काटेंगे 2/16 2 7 14 यानी कि 87 सही 1/2 आपका मिल गया। अब 150 में से 87 सही 1/2 माइनस करेंगे जब तो जो है आंसर जो मिल के आएगा वह 67 सही 1/2 यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 67 सही जो है 1/2 डिग्री जो है वह यानी कि 67.5 डिग्री कोण प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, ये किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 × 6 × 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो यहाँ जो है बड़े आयाम वाले घनों की संख्या 4 × 6 × 8 बटे छोटे आयाम, तो आप इसे प्राप्त हो जाएगा। काट देंगे 2 दूना 4 2 3 6 2 चौको 8 तो 2 3 4 मिल गया। तो 2 3 6 चौको 24 आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो इस आकृति में आपको बताना है कि कुल कितने आयत होंगे। तो यहाँ जो आप काउंट करेंगे तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, कुल इसमें 16 आयत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है कि क्या 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। तर्क पहला है कि हाँ, इससे जबरन मजदूरी कराने वाले तंत्र के उन्मूलन में सहायता मिलेगी और दूसरा है हाँ, इससे रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। केवल तर्क ए जो है वह प्रभावशाली है, यानी कि कथन जो है आपका दिया है कि 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। तो तर्क पहला जो है आपका यहाँ सही होगा कि हाँ, इससे जबरन मजदूरी कराने वाले तंत्र के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। और दूसरा जो है तर्क यहाँ सही नहीं है। दूसरा तर्क है कि हाँ, इससे रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो केवल तर्क एक जो है वह प्रभावशाली है। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।